हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज सीबीएसई टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एचसीएफ ऑफ 39 एंड 91 इज 13 देन एलसीएम इज। हमें एचसीएफ गिवन है, दो नंबर्स का, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सीधा हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। एचसीएफ हमें दिया हुआ 13, एलसीएम को हम मान लेते हैं कि वो x है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट नंबर्स है हमारे पास 39 इंटू 91। अब ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 39 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 13। 13 3 जा 39, 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। हमें बताना है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे कट करेगी। सपोज हमारे पास ये एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी y एक्सिस होगी। सपोज ये हमारी लाइन है, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, वो लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। यहाँ पे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हो, इस पॉइंट के, मान लो कि ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा। मीन्स कि x का कोऑर्डिनेट 0 ही आने वाला है, ये कंफर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू यहाँ पे अब 0 पुट कर देनी है। 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये माइनस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 मीन्स की माइनस का 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3। 0 एंड माइनस 3। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें बस ये बताना था कि y की कौन सी वैल्यू के लिए ये लाइन जो है वो x एक्सिस पे कट करेगी, सॉरी y एक्सिस पे कट करेगी। y एक्सिस पे कट करने के लिए हमें x की वैल्यू 0 चाहिए, तो इसलिए हमने x को 0 रख के क्वेश्चन को सोल्व किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P50 एंड Q -1 0। हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे हो और वो पॉइंट x एक्सिस पे होना चाहिए। सपोज ये हमारे P और Q है, यहाँ पे हमारा कोई P पॉइंट है 50, यहाँ पे हमारा कोई Q पॉइंट है जो कि है -1 और 0। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सपोज कि वो A पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड 0। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। जब भी हम x एक्सिस की बात करते हैं तो उसके ऊपर y की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 रहती है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड 0। तो हमें अब पहले PA का डिस्टेंस पता करना है, फिर AQ का डिस्टेंस पता करना है। तो PA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PA का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या आ जाएगा? x माइनस ये क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? 0 माइनस y1 क्या आ जाएगा? 0, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म तो 0 ही बन जाएगी। इस स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा PA कितना आ गया? PA आ गया हमारा x माइनस 5। इसको फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। अब हमें QA निकालना है, अब हमें AQ निकालना है। तो उसके लिए अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। x2 क्या आ जाएगा? x2 हो गया हमारा -1, x1 क्या हो गया? x1 हो गया हमारा x, इसका होल स्क्वायर माइनस, फिर से दोनों 0 0 है तो वो 0 0 खत्म ही हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AQ हमारा आ जाएगा -x -1। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन।
अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि पी ए इक्वल टू है ए क्यू के। बस अब हमें वैल्यूज इक्वल रखनी है। पी ए की वैल्यू क्या है x माइनस 5, ए क्यू की वैल्यू क्या है -1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस प्लस ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2 and 0। हमारा आंसर होगा 2 and 0। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स such that angle A is equal to 31 degree, angle R is equal to 69, find angle Q। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC, ABC एंड PQR। बोला है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एंगल A की जो वैल्यू है वो हमें 31 गिवन है और एंगल R की वैल्यू हमें 69 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू। एंगल क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 31 है तो एंगल पी भी जो होगा वो 31 ही होगा। अब हमें पी क्यू आर में दो एंगल्स पता लग गए हैं, एक एंगल 69 का एक 31 का है, तो एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 69 प्लस 31 प्लस थर्ड एंगल हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। 69 प्लस 31 हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो था वो 80 डिग्री था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। जो एंगल क्यू होगा वो हमारा 80 डिग्री का होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करनी थी हमें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और हमें पता है cos की जो वैल्यू होती है √3/2 वो कहाँ पे होती है, वो cos 30 पे होती है। cos 30 इज इक्वल टू √3/2। cos 30 डिग्री जो होता है वो इक्वल टू होता है √3/2 के। मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेकेंट जो होता है वो होता है साइन का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। सीकेंट जो है वो कोस का ही उल्टा होता है, कोस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 का स्क्वायर। उल्टा किया क्योंकि सीकेंट जो है वो कोस का उल्टा होता है। अब सेम वैल्यूज नीचे रखनी है, बस प्लस का साइन डालना है। इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 3 12 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, ये आ गया हमारा 1/2। तो आंसर कितना आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल कैलकुलेशंस थी, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, फिर थीटा की वैल्यू पुट करनी थी। सिंपल, अगर आपको टेबल आता था तो आप आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर इतना कोई मुश्किल नहीं था, आसान लेवल था इसका,
आसानी से कर सकते थे आप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 10 मिनट इज। हमें बताना है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 10 मिनट में कितना एरिया जो है वो कवर करेगी अगर उस सुई की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें ये जो सुई है घड़ी में, मान लो कि ये घड़ी की सुई है वो 5 मिनट में मान लो इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें ये वाला एरिया जो है वो पता करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें एक तो एंगल पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस में सुई की जो लेंथ है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो नहीं पता है वो है हमारा एंगल। एंगल का क्या है, जो घड़ी की एक सुई पूरा जब घूमेगी, एक सर्कल जब वो पूरा कंप्लीट करती है तो वो कितना एंगल कवर करती है, वो 360 का एंगल जो है वो कवर करती है एक बार पूरा घूमने में। और पूरा घूमने में लगाती कितना टाइम है, मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में, मीन्स की 1 घंटे के अंदर या फिर 60 मिनट के अंदर वो पूरा एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करती है। तो 360 कितने टाइम में कवर करती है, 60 मिनट में। और हमें कितने मिनट में निकालना है, हमें 10 मिनट में निकालना है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। तो सेक्टर का जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। रेडियस कितना है, 7 इंटू 7। 7 के साथ 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 77/3। तो अगर आपको आगे नहीं भी सोल्व करना है तो पता ही लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में डिवाइड में 3 में सिर्फ हमारा यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 2 डिवाइडेड बाय 3। 25 3 75, 75 प्लस 2 77। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना था और बेसिकली हमें एंगल फाइंड आउट करना था कि वो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। वो हमने निकाला कैसे, पूरा सुई एक बार घूमने में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है और उसमें टाइम कितना लगाती है, 60 मिनट का टाइम। और हमने फिर उसको 60 से डिवाइड कर दिया कि हमें 10 मिनट का चाहिए था, इसलिए हमें उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The probability of getting 2 heads when 2 fair coins are tossed together। हमें बताना है कि जब हम 2 कॉइन्स को छालते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट। हमने 2 कॉइन्स एक साथ टोस्ट किए हैं, हमें ये बताना है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो सैंपल बना लेते हैं। सैंपल क्या क्या है, पहला केस तो ये है कि हमारे दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। पहला चांस यही होगा कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। और क्या है, एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। और क्या बन सकता है, एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए। और क्या बन सकता है, दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे क्या होता है, पॉसिबल टोटल आउटकम्स। तो इसकी टोटल आउटकम्स कितनी है, 4 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 हेड्स। 2 हेड्स सिर्फ एक ही केस में आएंगे, बाकी केस में 2 हेड नहीं आ रहे हैं। तो हमारा फेवरेबल केस क्या है, सिर्फ एक ही है, तो एक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 positive numbers have their HCF as 12, their product as 6 3 3 6. The number of pairs possible for the numbers is। हमें बोला है कि कोई 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 12 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 6 3 3 6। हमें बताना है कि कैसे ऐसे कितने ऐसे पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हैं जो कि इनके बन सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमें गिवन है 12।
हमें एचसीएफ जो है वो 12 गिवन है और हमें पता है कि एचसीएफ जो होता है वो किसी भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मींस कि अगर कोई दो नंबर्स की बात करें, उनका अगर एचसीएफ हमें गिवन है तो वो एचसीएफ उन दोनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि 18 एक नंबर है और एक 24 है, इन दोनों को अगर मैं लिखूं 3 इंटू 6 और इसको लिख लूं 6 इंटू 4, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें 6 कॉमन है और 6 ही इसका एचसीएफ भी होगा। तो एचसीएफ वो वाला नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे 6 और 6 दोनों में कॉमन है और वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर भी है, उसके अलावा कोई और चीज दोनों नंबर्स में कॉमन हो ही नहीं सकती। एचसीएफ के अलावा कोई और कॉमन वैल्यू दो नंबर्स के बीच नहीं हो सकती अगर हमें उनका एचसीएफ गिवन है। और अगर हमें यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 12 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो नंबर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो 12 ही है। मीन्स 12 तो दोनों में आएगा ही आएगा। तो मैं एक नंबर को मान लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट नंबर है 12x और दूसरे नंबर को मान लेता हूँ कि वो है 12y। x और y कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। x और y दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन जो चीज थी वो 12 है, वो पहले बाहर आ चुकी है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 12x इंटू 12y तो ये हो जाएगा 144xy और ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया और ये हमें गिवन है इतना, तो इसका इक्वल टू रख सकते हैं हम 6336। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइड होके हमें देगा 44। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 44। अब ये एक्स वाई को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहे थे। अब एस जो है मेरा 44 में उसको कैसे लिख सकता हूँ, दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 44 इज इक्वल टू 44 होता है। और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 होता है। और क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 होता है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जिससे मैं इन दोनों नंबर्स को लिख सकूं। यही दो तीन टर्म्स हैं जिनको प्रोडक्ट करके मैं 44 आंसर ला सकता हूं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों में 2 कॉमन है और हम बोल चुके हैं कि x और y में कुछ भी कॉमन होना ही नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है। तो ये हमारा मेथड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास लिखने के कितने तरीके बचे, 2 सिर्फ। तो हमारे पास पॉसिबल जो पेयर्स बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2 बन रहे हैं, 1 इंटू 44 4 इंटू 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 हैज। हमें बताना है कि दो इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे ये बताना है, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इन दोनों सॉल्यूशन का, इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। उसका रीजन ये है कि अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे सपोज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 -2 -3। तो ग्राफ पे अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो y इक्वल टू 2 के लिए लाइन ऐसी बनेगी और y इज इक्वल टू -3 के लिए लाइन ऐसी बनेगी। और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक द PQ पैरेलल टू AB। हमें x की वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू के लिए PQ जो है वो AP के पैरेलल हो जाएगी। तो बेसिकली ये थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे अगर ये पैरेलल होंगी लाइंस तो हमारी जो रेशियोज होंगी वो बराबर होंगी, तो हम रेशियोज को बराबर रखते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगी x+3 डिवाइडेड बाय 3x + 19 इज इक्वल टू हो जाएगी x/3x + 14।
अब हमें इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि सोल्व करने में टाइम जाएगा। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं और इनमें से कोई ना कोई एक तो आंसर हो गई। आप जल्दी पुट करके चेक कर सकते हो एज कम्पेयर टू इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फैक्टराइज करोगे तो एक लेंथी वे चला जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 ऑप्शन ही पुट करेंगे। एक्स की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, 6 + 19 25। तो ये हो गया हमारा 1/5। अब दूसरी साइड करते हैं, ये वाली। एक्स की जगह पे 2 रखना है, 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 6 प्लस यहाँ पे 4 है, 14 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 4 है। 6 + 4 10 आ जाएगा, ये कट हो जाएंगे 1/5। तो ये हो गया हमारा सेटिस्फाई कर दिया। इधर भी 1/5 आया, इधर भी 1/5 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 ही इसका आंसर होगा। एक्स की वैल्यू 2 के लिए ये जो है वो पॉसिबल होगा। पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के। अगर ऑप्शंस ना होते तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता, उसमें टाइम जाता, लंबा मेथड हो जाता। इसीलिए हमने इसको ऑप्शन पुट करके किया। तो आज के लिए बस इतने। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम थोड़ी देर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।